अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुनफरिद है। वो यूं है कि हम बच्चों की तरबियत पे बात नहीं कर रहे, आज हम वालिदैन की तरबियत पे बात करेंगे। अच्छा, रिसर्च ये कहती है कि बच्चे वो ज़्यादा नहीं सीखते जो उनको सिखाया जाता है, बल्कि वो ज़्यादा सीखते हैं जो उनको दिखाया जाता है। यानी कि जो रोज़ के बिहेवियर्स हैं, जो घर का इन्वायरमेंट है, अगर घर में स्ट्रेस होगा तो वो स्ट्रेस सीखेंगे, अगर माँ बाप खुद एंक्शस होंगे तो वो खुद एंक्शस होंगे, अगर घर के माहौल के अंदर बहुत लड़ाई होगी या बदज़बानी होगी, बदकलामी होगी, तो वो उसी हिसाब से उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। बच्चे जो हैं वो हमारा साया होते हैं, वो हमारा शीशा होते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। वो वही सीखते हैं, वो वही देखते हैं और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। साउथ एशिया की अगर फैमिली के सर्विस को देखा जाए तो अमूमन यही होता है कि हम पेरेंट्स बन जाते हैं लेकिन हम पेरेंटिंग सीखते नहीं हैं। हम वही पेरेंटिंग के जो टूल्स हैं या वही पेरेंटिंग का जो स्टाइल है जो हमारे वालिदैन ने हमें पाला होता है, जिस तरीके से हम उसी तरीके को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। भले हमें पता हो कि क्या क्या फ्लॉस थे, भले हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें ऐसी थीं जो हमें पसंद नहीं आई थी, बट उसी चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये वाली बात भी है कि आज के जो दौर के बच्चे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। आज के दौर के बच्चों में इमोशनल ट्रॉमा बहुत है, आज के दौर के बच्चों में एंग्जाइटी बहुत है, आज के दौर के बच्चों में कंपैरिजन बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के बच्चा जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर और बहुत सारे जितने भी ऐप्स हैं, उनके अंदर लाजमी सी बात है ऐसे अपने आप को इन्फीरियर या सुपीरियर फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बुली भी हो रहे होते हैं और उस बुली का जवाब नहीं दे पाते और ना ही अपने वालिदैन को बता पाते हैं, क्योंकि वालिदैन खुद जो है वो अपने सोशल मीडिया के दौड़ के अंदर जा रहे होते हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे ताकि हम उस गैप को किसी न किसी तरीके से फिल इन कर सकें। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो वैसे तो एमडी हैं जामिन ग्रुप की, बट उनका एक दूसरा पहलू भी है। तो दूसरा पहलू ये है कि खुद ही के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करती है और पर्सनल डेवलपमेंट भी करती है। वक्तन फ़वक्तन ये पेरेंटिंग के लिए लाइव भी आती हैं फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वहाँ से आपको बहुत आसानी से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते हैं, जिसमें आप अपनी पेरेंटिंग के मेथड्स को, पेरेंटिंग के स्टाइल को बहुत आसानी तरीके से उसको अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनका नाम है सरवत नसीम शाह साहिबा। अब इनसे बात करेंगे, हम इनसे कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सरवत साहिबा, जिस तरह से जो हमारा जो टॉपिक है आज के, हम बच्चों की तरबियत पे नहीं, हम वालिदैन की तरबियत पे बात करना चाह रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से लेके समझती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम यही सुन रहे होते हैं कि हम बच्चों की तरबियत पहले करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपने आप की भी तो तरबियत करनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या समझती हैं? बिल्कुल जी, मेरा जो पूरा पेरेंटिंग के ऊपर काम है, आप समझे, मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैंने जो काम किया, मैं फैमिलीज़ पे ही काम करती हूँ और पेरेंटिंग इज़ माय कोर एरिया, जो कि बस दिल के करीब है। और मैं कहती हूँ अल्लाह में हमसे जो काम लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं खुद पेरेंट बनी अराउंड 17 ईयर्स अगो, तो मैंने महसूस किया कि जब हमने कोई एजुकेशन ली किसी प्रोफेशन के लिए, तो 3, 4, 5 साल हम डिपेंडिंग ऑन क्या आप पढ़ रहे हैं उसमें अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। फिर आपकी जॉब होती है, 1-2 साल आप ट्रेनी लेवल पे, काफ़ी नीचे लेवल पे आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है। उसके बाद जाके आपको कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी जाती है। उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स अपनी लेते रहते हैं, कोई ना कोई काम, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि आपकी तरक्की हो, आप इम्प्रूव हो, आपको कोई बेहतर ओहदा मिले। तो इसके लिए हम पूरी ज़िंदगी तक-ओ-दो करते रहते हैं। लेकिन जब पेरेंटिंग की बात आती है तो वन फाइन डे वी बिकम पेरेंट्स। एक दिन हुए, आँख खुली, बच्चा हाथ में और हम पेरेंट बन गए। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, हमने कुछ सोचा नहीं होता, कोई माइंडफुल एक एक्सरसाइज होती है ना कि हमने सोचा हो कि अगले 3 साल में मैंने पेरेंट बनना है, तो अब मुझे अपनी क्या तैयारी शुरू करनी है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए, मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी वाली है, उसके लिए मैं क्या तैयार हूँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होता। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना कि अब मेरे हाथ में, मैं एक कामयाब लॉयर हूँ, एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बहुत बहुत मेरा यानी सारी चीज़ें मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जो ये बच्चा हाथ में आ गया है ना, अब समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करूँ, या जब कोई चैलेंज आ रहे हैं ना तो फ़ौरन जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। तो यहाँ पे हम अभी ज़ीरो पे खड़े। सही। तो ये मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी, मैं हालांकि आई एम द काइंड ऑफ पेरेंट कि मैंने अपने बच्चे पैदा होने से पहले कई बुक्स पढ़ ली थी और मुझे डॉक्टर के पास जाके मुझे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करने होते थे। मुझे यानी मेडिकली भी आई वाज वेरी अवेयर, और इसके अलावा भी मैं काफ़ी चीज़ें इस तरह करती रहती थी। तो मैं बेबी सेंटर पे सब कुछ ट्रैक करना, सब कुछ, ये सब कुछ करने के बाद मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे फिर भी एहसास होता था कि ये हो रहा है कि एरर हुआ, ट्रायल एंड एरर वाली फीलिंग, कि
गलती हो गई, अब सीखेंगे तो बच्चे पे अप्लाई करेंगे। हालांकि दिस इज सच अ लो वे ऑफ डीलिंग विद एनीथिंग कि मैं एक चीज़ को तोड़ूंगी और फिर सीखूंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो ये बच्चे के साथ तो बहुत ही बड़ा एक रिस्क है कि हम बिल्कुल पहले से माइंडफुल नहीं है और बहुत से उसकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स है जिनके बारे में हमें अभी इदराक ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है। तो जैसे चलता आ रहा था, जो बस दुनिया में होता है, हमने जो ऑब्जर्व किया उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बना। फिर मैंने एक बुक भी लिखी और मुझे लगता है अब मैं जो सारा काम करती हूँ उसकी मोटिवेशन वही है कि ये एक माइंडफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। पेरेंटिंग शुड बी माइंडफुल। मैं यानी पेरेंट बनने के फैसले से लेके अब जैसे आपके पास बेटा है, बेटी है, तो उसको अब किस तरह से आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या करना है, 5 ईयर्स के बाद उसकी पूरी साइकोलॉजी चेंज होनी है, उसकी नीड्स चेंज हो जानी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें फिजिकल नीड्स का पता होता है, हम अगर बचपन में बच्चे को दूध पिलाते हैं या कोई वीन ऑफ करते हैं तो जो खाने खिलाते हैं वो 8 साल की उम्र में तो नहीं खिलाते। हम देखते हैं अब वो बड़ा हो रहा है, अब उसको फिंगर फूड्स खाने की ज़रूरत है, अब उसको गोश्त खाने की ज़रूरत है, अब उसको फल खाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें देते हैं। तो इसी तरह उसकी साइकोलॉजी, उसकी इमोशंस, उनको भी फीड करने की ज़रूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास होगी तभी हम बच्चे को वो सब कुछ दे सकें। प्रॉपर इवैल्यूएशन, अपना इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी होती करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी मसला, सर साहब एक और भी एक बात है, वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फुकदान बोल रहे हैं, वो ये भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे गलती हुई है। अच्छा, अगर एक तो ये वाली बात है, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो वो अपोलोजाइज नहीं करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे पे, क्योंकि बच्चा ये समझ होता है कि क्योंकि वालिदैन हैं, क्योंकि माँ बाप हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ और वो सॉरी भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ अगर वो कर भी रहे होंगे तो वो आपकी मोहब्बत के लिए ही कर रहे होंगे, बट वही वाली बात है कि बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, उसकी मेंटल हेल्थ अलग है, उसको अलग तरीके से फील हो रहा है। तो एज वालिदैन हमें भी अप्रोच वैसी ही रखनी चाहिए। बट आपको क्या लगता है, क्या हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अगर हम गलत पे हैं? जी, अच्छा, ये तो मैं आपको कहूँगी कि पेरेंट तो बाद में आता है, हमें ह्यूमन लेवल पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये इंसान जब पैदा होता है ना, वो अपने एनवायरनमेंट से सीख के, और बहुत सारे जो लेसन्स होते हैं, बहुत सारी जो बिलीव्स होती हैं, वो एनवायरनमेंट से ले लेता है। आप कुछ कह रहे हैं, बच्चे ने सुना, उसने बिलीव कर लिया उस चीज़ पे कि एज एन एडल्ट, एज अ पेरेंट आप उसके लिए सब कुछ है, उसने वो सब कुछ है ना रॉ जो है वो रिसीव कर लिया। अब जब बड़े होने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर चीज़ को एक दफ़ा दोबारा परखें, एक दफ़ा दोबारा सोचें कि हमने जो सुना था, जो देखा था, क्या ये ठीक था। आप छोटी सी मिसाल लें, जैसे कि कुछ लोगों के घरों में जो सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बर्ताव होता है, बच्चे वही देख के बड़े होते हैं और कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब वो बड़े होते हैं और सोचते हैं तो कहते हैं कि नहीं, देखो, यानी वो भी अशरफुल मखलूकात है, ह्यूमन तो ह्यूमन है ना, तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस से इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। या एक भूख है तो हर इंसान की भूख तो सेम ही होगी ना, गरीब के ऐसे तो नहीं होगा उसको कम भूख लगती होगी या अमीर को ज़्यादा भूख लगती होगी। तो जब हम थोड़ा सा सोचेंगे ना इसको इस तरह से, यानी एक समझदार इंसान की तरह, तो हम कहेंगे हाँ, हो सकता है मेरे घर में सही ना होता हो, ये तरीका सही नहीं था, तो हमें इस चीज़ को थोड़ा बदल देना चाहिए। तो इंसान फिर क्या होगा, अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्ट करेगा तो वो बदलेगा। पेरेंटिंग भी यही है। हमने जब ज़बान बोलना सीखी, तो आप देखें, जब छोटा बच्चा होता है वो बाय रेप्लिकेशन ज़बान बोलना सीख लेता है। घर में आपके सिंधी बोली जा रही होगी, वो सिंधी सीख लेगा, सराइकी बोली जा रही होगी वो सीख लेगा, इंग्लिश बोली जा रही होगी इंग्लिश सीख लेगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप गलत वर्ड्स बोल रहे होंगे तो वो गलत ही बोलना सीख लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या उसको बाद में करेक्ट नहीं करेंगे? जब हम बड़े हो जाएंगे तो अगर हमारे घर में कोई गलत वर्ड बोला जाता था तो हम बाद में उसकी प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे कि भाई बाहर जाके हमें शर्मिंदगी ना हो, हम एम्बैरेसमेंट ना हो, तो हम अपने आप को सही कर लेंगे। तो इसमें हर चीज़ को मैं कहती हूँ कि ये एक ह्यूमन ट्रेट है, ये इंसान का ना, अल्लाह ताला ने आपको जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप एक सोचने समझने वाला, आप मैच्योर हो गए, तो ये मैच्योरिटी का तकाजा है कि आप चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा पढ़ के, उनमें से कुछ चीज़ें सही होंगी, उनको आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरी फैमिली में ये बड़ा अच्छा होता था और मैं भी आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, माइंडफुल डिसीजन होना चाहिए कि हाँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ यही करूंगा क्योंकि ये बड़ा अच्छा था और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और ये चीज़ घर में सही नहीं थी, इस तरह ये जो बोला जाता था इससे ऐसी फीलिंग होती है, या मुझे या मेरे भाई बहनों को ऐसा फील हुआ, या अम्मी अबू सामने लड़ते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, या हमें कैसी फीलिंग होती थी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्शियस और माइंडफुल डिसीजन होना चाहिए जो कि हम अपनी पेरेंटिंग में सोच समझ के चेंज करें। अच्छा, इसके लिए तो टाइम भी तो निकालना बहुत ज़रूरी है जी। तो इस टाइम को किस तरह से निकाला जाए? क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं अभी, माइंडफुलनेस डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं या पूरा
प्लान आउट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्ली ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी थी, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, ये अप्रोच मेरे पार्टनर को करनी चाहिए, अप्रोच मुझे करनी चाहिए, और ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव मेथड के साथ ही आगे बच्चा पलेगा। तो इसके लिए टाइम निकालना है, उस टाइम को किस तरह से आप समझती हैं कि किस तरह से निकाला जाए? जी बिल्कुल, टाइम से भी पहले अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस जैसे आपका प्रोग्राम जो देख रहा होगा आज, उसके जहन में एक बीज तो इसका आ जाएगा कि जी पेरेंट ऐसे ही नहीं बन जाना, ट्रायल एंड एरर से बच्चा नहीं बड़ा कर लेना, लेकिन कुछ सोचना है कि ये एक पोजीशन है, ये एक मकाम है जो मुझे मिला है, तो मुझे इसके साथ जस्टिफिकेशन करनी है। तो जैसे अगर आपके ऑफिस में एक असाइनमेंट है आपके पास और आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप दूसरे असाइनमेंट को मना करेंगे, राइट? तो जिस तरह अगर आपके पास बच्चा है और आप बच्चे को पाल रहे हैं, आपने अपना डिसाइड कर लिया मुझे इसको ये चीज़ें देनी है और मेरे पास इतना टाइम है, तो आप अपने असाइनमेंट्स को उसी तरह डिसाइड करेंगे। पार्ट टाइम जॉब नहीं है बच्चा पालना, या इट्स नॉट अ साइड थिंग। तो ये एक नोबल और इम्पॉर्टेंट जॉब है। एक बच्चे का पूरा जहन, उसकी पर्सनैलिटी आपके हाथ में है और उसको आपने शेप करना है। तो हमें सिर्फ उसकी फिजिकल नीड्स नहीं, उसकी एकेडमिक नीड्स नहीं, बल्कि उसकी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल डेवलपमेंट, इवन बाद में जाके उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, वो सारी हमें बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम करना है और दोनों पेरेंट्स को करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आजकल आपने देखा होगा शादी से पहले भी लोग थेरेपी ले रहे हैं। थेरेपी एक तरीका है कि आप अगर अपने आप को समझना चाहते हैं ना, सेल्फ डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट होती है कि ये बड़े होने के बाद ना आपके ऊपर, अपने ऊपर फ़र्ज़ होता है कि हम अपने आप को समझें। वरना क्या होता है, हम गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं, गलत चीज़ों को परसू कर लेते हैं, उसके बाद सेटिस्फाई, फुलफिल नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल। तो एक जैसे मैस्लोस हायरार्की है, हम देखते हैं कि पहले जो है सर्वाइवल लेवल था, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने हेल्प कर दी, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी, आप बड़े होना शुरू हो गए। अब उसके बाद जो है ना सोचने समझने वाला दौर शुरू होता है, और फिर इंसान को सेल्फ एस्टीम चाहिए, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेंटल इमोशनल लेवल पे। तो जब हम इस लेवल पे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें फिर कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे, चीज़ें अपने लिए। जैसे आप समझते हैं कि आप कोई कोर्स कर लें इसके लिए, आजकल तो इतनी चीज़ें अवेलेबल है ना, तो आप कोई कोर्स कर लें, आप कोई किताब पढ़ लें, आप थेरेपी ले लें, और अपने जो भी ट्रॉमास हैं उसको प्रोसेस करें। जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम एक अच्छे मकाम पे आ जाते हैं, यानी हमारी बिटरनेस, हमारे कोई रिग्रेट्स, हमारी कोई भी चीज़ जो हमारे पैटर्न्स बना रही होती है या हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर रही होती है, वो रिजॉल्व होती है, और हम एक बेहतर, सटल, पुरसुकून इंसान बन जाते हैं और बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। तो उस वक्त फिर ये होगा कि जब आप जो भी डिसीजंस लेंगे, हो सकता है आप अपनी पेरेंटिंग में कोई और डिसीजन लें, मैं अपनी पेरेंटिंग में कोई और डिसीजन लूँ, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे एटलीस्ट हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने पुराने पैटर्न्स को रिजॉल्व करना, उनको प्रोसेस करना, और अपने आप को एक ऐसे मकाम पे लाना जहाँ पर अच्छे डिसीजंस ले सकें। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये करना है, फिर उसके बाद कलेक्टिव और नेशनल लेवल पे भी चीज़ें करना होती है। बिल्कुल। अच्छा सरोज साहब, आप इसमें भी वोकल हैं कि स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं होना चाहिए है, और स्क्रीन टाइम जो है उस पर अगर हो भी रहा है तो उसकी प्रॉपर लिमिटेशन होनी चाहिए। तो आप इसमें माशाल्लाह से बहुत वोकल भी हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा बताएं, क्योंकि आजकल आपको पता है 2026 का वक्त है, हम भी दीगर और बेशतर डॉक्टर्स के साथ जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो ये भी बोल रहे होते हैं कि 4-4 महीने के बच्चों को भी स्क्रीन दी जा रही है। इसको कुछ समझ में भी नहीं आ रही, लेकिन उसको सिर्फ चुप कराने के लिए स्टिमुलेशन इसको इतनी दिखाई जा रही है कि बस वो किसी तरह से चुप हो जाए। तो इससे कितने डैमेजेस होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से बच्चा किस तरह से डैमेज हो रहा है? जी अच्छा, देखिए ये मैं कहती हूँ कि पेरेंट जो है वो अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा वेल विशर है। पहली बात तो ये कि पेरेंट से ज़्यादा बच्चे का अच्छा कोई नहीं चाह सकता। अब होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती, हम समझ रहे होते हैं कि स्क्रीन जो है वो एक लेटेस्ट चीज़ है, हमने अपने बच्चे को वो दे दी, तो हम वी आर डूइंग अ फेवर टू द चाइल्ड, हम उसके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरे बच्चे को स्क्रीन मिलेगी तो इससे ये आगे बढ़ेगा, बेहतर इंसान बनेगा। मैं आपको बताऊँ, बहुत सी चीज़ों में मैं असल में सेल्फ डिस्क्लोजर बहुत करती हूँ इस चीज़ में, कि गलतियाँ जब इंसान अपनी बताता है ना कि मुझसे ये गलती हुई और इस गलती से मुझे बहुत नुकसान हुआ और मैंने इससे सफ़र किया, तो लोगों को समझ आता है कि थेरेपिस्ट कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने सब कुछ प्रीएम्प्ट कर लिया था, उसको सब कुछ पहले से पता था, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने खुद अपने बच्चों को अर्ली स्क्रीन दिलाई, उनको आईपैड्स दिला दिए। अब सही है, उस वक्त सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, सब कुछ था, लेकिन मेरी लास्ट जो 3rd प्रेगनेंसी थी उसमें फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई और उस टाइम पे मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया। तो क्या होता है, जब आप कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आता है, आप वैसे तो सब कुछ कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, उसको जब आप स्क्रीन के अंदर क्या है ये आपको देखना है। आपने पहले जो है ना, स्क्रीन इनोसेंट थी, टीवी के सामने बैठते थे आप, जब कार्टून आ रहे होते थे तो बच्चे देखते थे, उसके बाद जब बड़ों का प्रोग्राम शुरू होता था तो बच्चे खुद हट जाते थे, क्योंकि वो उनके लिए बोरिंग होता था। जब खबरनामा शुरू होता था बच्चे खुद अंदर चले जाते थे, वो अपने दूसरे काम करने लगते थे। तो इस तरह हर किसी के इंटरेस्ट की चीज़ होती थी, एक दिन में सब कुछ डिवाइडेड था। अब आप जो चैनल बच्चे के हाथ में देते हैं ना, वो पूरा उसके, यानी वो स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ चल रही है, एक के बाद दूसरी आ जाती है। तो इसमें मसला कहाँ पे आता है कि जो अब कंटेंट बनाने वाला है ना, वो आपकी तरबियत के लिए कंटेंट नहीं बना रहा,
वो ये नहीं कह रहा कि इससे आपकी आज जो है एजुकेशन हो जाएगी। अब कंटेंट बनाने वाला जो वो चैनल चलाने वाला है वो कहता है मैं एडिक्टिव कंटेंट बनाऊं, मैं जो भी बनाऊं, मैं नीले पीले आपको सर्कल और स्क्वायर दिखा दूं, लेकिन आप हुक हो जाएं और आप उससे हट ना पाए। उसको रिटेंशन चाहिए, उसको सिर्फ रिटेंशन चाहिए। तो द थिंग इज कि अभी आप ब्रेन रॉट मटेरियल देखें, ब्रेन रॉट मटेरियल जो अब क्योंकि क्या होते हैं बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, बच्चों को एक तो दे दिया प्लस उनको उसके साथ ही छोड़ दिया, उसको बेबी सिटर बना दिया। अब हम बैठे भी नहीं, देख भी नहीं रहे वो क्या देख रहे हैं, और उसको छोटे से बच्चे को भी स्क्रॉल करना आता है, वो चीज़ें आगे बढ़ाता जा रहे हैं। पहले एल्गोरिदम होता था कि आपने जो चैनल लगाया है, जिस तरह का कंटेंट लगाया है, अगला वही आएगा। अब ऐसा नहीं होता, रील्स में कोई ऐसी पाबंदी नहीं। आप ड्रामा देख रहे थे, अगला कंटेंट क्या आएगा आपको नहीं पता। तो ये जो चेंजेस आ रही है ना, हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस हो तो हम कभी अपने बच्चे के लिए चूज ना करें, क्योंकि हम अपने बच्चे का बेहतर चाहते हैं ना। हमने बेहतर चाहने के लिए जो चीज़ दी है, वो जिसके हाथ में है ना, जो उसका कंटेंट बना रहे हैं, वो उस तरह नहीं बना रहे जैसा आप चाहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसने आपके बच्चे को वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, आप सोचिए जो ब्रेन रॉट मटेरियल जो होता है ना, बंदा कहता है कि इसको कौन देखना चाहेगा, एक सड़ा हुआ पोटैटो कौन देखना चाहेगा। तो वो बच्चे की इवन एस्थेटिक लेवल को बहुत लो कर रहे हैं। तो मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐसी चेंजेस आ रही है। बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है, उनका पेशेंस लेवल कम हो गया है। मैं तो कहती हूँ अब 8 इज़ द न्यू टीन। बच्चों की जो साइकोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो 13-14 साल की उम्र में आती थी, वो बहुत पीछे आ गई हैं। अब 8 साल की उम्र, आप 8, 9, 10 साल के बच्चों को देखिए, वो ट्रेड्स शो करते हैं जो आपकी मेरी एज में टीनेजर्स शो करते थे। उनका जब उनका बिहेवियर फिर पेरेंट्स को बुरा लगता है, वो उन पे हाथ उठा देते हैं। हालांकि अगर 14 साल की उम्र में बच्चा ये करता तो पेरेंट्स ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता कि चलो इसकी एडोलेसेंस है, इसका अभी ज़रा इसकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, एडल्टहुड की तरफ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ वो करती। लेकिन 8-10 साल के बच्चे का आपने सोचा भी नहीं होता कि उसका जो वो बिहेवियर है, ये टीनेज बिहेवियर शो कर रहा है, और इसके अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आ रही हैं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, इसकी नीड्स चेंज हो रही हैं। आपके लिए तो वो छोटा सा बच्चा है, तो आपको लगता है कि बदतमीजी कर रहा है। वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो जो जितनी स्टिमुलेशन उसने ले ली ना, वो हमने 20 साल की उम्र तक भी नहीं ली थी। ऐसा ही है। तो दैट वे जो है ऑफ कोर्स उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी अब चेंज हो गई है। तो साइंटिफिकली भी जब इसकी रिसर्चेस होके छपेंगी और हम तक पहुंचेंगी, तब तक पूरी जनरेशन जो है ना वो ज़ाया हो चुकी होगी। तो इसलिए हमें माइंडफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर सरोज साहब, अब ये वाली बात भी आती है, जिस तरह से फ़ोन की बात हो गई, तो आपने ये भी देखा होगा कि ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं। अब सुबह स्कूल भी होता है, उसकी वजह से बहुत दीगर मामला भी उनके ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, जब स्कूल्स के बारे में बात आती है तो फिर ये वाला भी मसला होता है, वो परफॉर्म वेल नहीं कर पा रहे होते। तो सवाल बुनियादी यही है कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है कि हम कंपेयर बहुत कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ भी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को कज़न के बच्चों के साथ या दीगर बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं। अब वो लेट नाइट भी सो रहे हैं, हम वहाँ पे उनको बाउंड्री सेट नहीं करके दे रहे, स्क्रीन टाइम भी देख रहे हैं, वहाँ हम बाउंड्री सेट नहीं करके दे रहे। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान बन सकता है या जिसकी वजह से वो आउट परफॉर्मिंग बंदा बन सकता है, बंदी बन सकती है। तो ये ज़रा बताएं कि बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हेल्दी बाउंड्रीज है ना, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और बच्चे के लिए तो इतनी ज़रूरी है कि उसका जो स्ट्रक्चर्ड डे होता है ना, वो उसको एक यानी पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं डिसिप्लिन का भी कहूँगी कि डिसिप्लिन इज़ नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन इज़ पनिशमेंट, कान खींचना, मना करना, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है आप पहले से प्री एम्प्ट करें चीज़ को, वो तो एक माइंडफुल पेरेंट ही कर सकेगा। जब आपको पता होगा, अगर आप फर्ज करें आपने अपने भाई के बच्चों को ये सारी चीज़ें देखी कि भाई बच्चे डिस्टर्ब हैं, नहीं हो रहे सेट, तो जब आपके बच्चे होंगे ना, तो आप खुद माइंडफुल होंगे कि नहीं, मुझे ना ज़रा पहले से ये रूटीन बनाना है, सोने का टाइम होना चाहिए, खाने का टाइम होना चाहिए। तो आप थोड़े से माइंडफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ होता है घर में। अब जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं है, उनको ज़ाहिर है वो भी मैसर नहीं होता, तो क्या होता है, वो उस लूप में फंस जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्क्रीन से निकलने के लिए भी स्ट्रक्चर, किसी भी एडिक्शन को ना, जब हम एडिक्शन, ड्रग्स की एडिक्शन के लिए भी काम करते हैं ना, तो बंदे को सबसे पहले स्ट्रक्चर देते हैं। क्योंकि जब आप उससे कोई चीज़ लेंगे ना, उसको डोपामिन की आदत है, उसको हर वक्त वो फील गुड हार्मोन उससे मिलता रहता था, जितने की ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा मिलता था। और ज़ाहिर फील गुड हार्मोन को कोई क्यों अवॉइड करेगा, वो तो आपको अच्छा फील करा रहा है ना। तो वो उसको इतनी आदत हो गई है कि अब उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको कहीं बैठना अच्छा नहीं लगता, उसको इवन कोई खाना भी उतना मज़ा नहीं देता जितना वो देता है। तो जो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जो एडिक्टिव मटेरियल वो वहाँ कंज्यूम कर रहा है, आपको एक तो अपने एनवायरनमेंट में, अब ये नहीं कहना बच्चे को कि अब आप
किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दें। रीडिंग में उसने कभी वो स्टिमुलेशन फील की ही नहीं। एक जो पहले ज़माने की रीडिंग होती थी ना, कि अब एक बेबी बूमर एज का बंदा के किताब पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है, एक सफ़रनामा पढ़ के तो मुझे इतना अच्छा, इतनी खुशी हुई। जिस बच्चे ने जो आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर 100 मुल्क देखे हुए हैं, उसको किताब पढ़ के वो मज़ा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जो स्टिमुलेशन हुई थी कि आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो अब आप कहेंगे कि ये स्क्रीन बंद करो जो तुम 10 घंटे से खेल रहे थे, और अब तुम स्क्रीन में वो किताब में वो स्टिमुलेशन ढूंढो, तो उसको वो नहीं मिलेगी। हमें उसको जब स्क्रीन से हटाना है ना, उतना ही स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कहते हैं नेगेटिव एडिक्शन को खत्म करने के लिए पहले आपको पॉजिटिव एडिक्शन पे आना होता है। सही है। यानी जब हम ड्रग एडिक्शन से किसी को हटाते हैं ना, पहले एक्सरसाइज देते हैं उसको, वो भले 6 घंटे एक्सरसाइज करे, हम इसे नहीं रोकेंगे। तो वो जब पॉजिटिव एडिक्शन पे आ जाए, क्योंकि एडिक्टिव बिहेवियर इज डिपेंडेंट बिहेवियर, तो जब हम उससे हटेंगे तो फिर हम बाकी स्ट्रक्चर और चीज़ों पे आएंगे और हम उससे तो ये एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन में नहीं होता काम। तो हम जब बच्चे को स्क्रीन से हटाते हैं तो आप उसको स्पोर्ट्स में ले जाएं, और पहले जरा ये पता करें कि उसको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। अपनी पसंद का स्पोर्ट नहीं खिलाएं, उसको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग में ले जाए, उसको बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन, हॉकी पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो स्पोर्ट उसको पसंद है जी। फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, अगर आप फुटबॉल बच्चा खेलना चाह रहे हैं तो आप उसकी पसंद के प्लेयर के आप शर्ट्स दिला दें उसको, आप शॉपिंग पे ले जाएं, उसको जिस तरह का, जिस कलर का चाहिए, हाँ, तो उसको पूरा, यानी स्टिमुलेशन उसको मिलनी चाहिए ना, कि जब उसने वो शूज़ खरीदे, अब वो पहनने के लिए ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वो अपनी क्लास के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा है, फिर आप जाएं उसको चीयर करें, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो कहते हैं ना पैरों के नीचे जन्नत है पेरेंट्स के, वो ऐसे ही नहीं है, ये इस मेहनत की वजह से कि ये चैलेंजेस आएंगे, और इस चैलेंज को जब हम ओवरकम करेंगे तो वो है हमारी, वो है। ठीक है सर साहब, अब इसी तरह से एक प्रोसेस से गुजरेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरी वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। अस्सलाम वालेकुम जी, जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है एक और शानदार प्रोजेक्ट क्रीक रेजिडेंसी 1, और साथ साथ एक गुड न्यूज। खुशखबरी ये है कि बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ऑफिशियली अब अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। जीएफएस बिल्डर्स का ये शानदार प्रोजेक्ट वाकई है डीएचए फेज 7 एक्सटेंशन में मेन तुफैल शहीद रोड और रिहायशी इलाके के बीच एक 3 साइडेड कॉर्नर पर मौजूद ये प्रोजेक्ट आपको देता है लग्जरियस 2 and 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स और स्पेशियस शॉप्स। बुकिंग सिर्फ 20%, और सबसे इंप्रेसिव बात, यहाँ मिलता है आपको कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम, सिक्योर एनवायरनमेंट और वो क्वालिटी जिसके लिए जीएफएस मशहूर है। जीएफएस अपने तमाम अलॉटी से दरख्वास्त करता है कि आप अपनी पेमेंट्स और ड्यूज काइंडली टाइम से सेटल कर दें, ताकि आपकी पोजेशन का सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके और आप अपने नए घर और दुकान का आगाज वक्त पर शुरू कर सकें। जीएफएस, जहाँ प्रोमिसेस नहीं डिलीवरीज होती हैं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए फौरन जीएफएस से रब्ता करें। कई लोग ज़हनी अमराज के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसी खामोशी जिसका दर्द सिर्फ वही महसूस करते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं। आपकी ज़िकात इनके लिए सहारा, एक रोशनी और एक नई जिंदगी बनकर पहुंचती है। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy
unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे डोपामीन के बारे में, किस तरह से एक नेगेटिव हैबिट को, नेगेटिव एडिक्शन को हम पॉजिटिव एडिक्शन में तब्दील करें और उसके बाद उसको किसी न किसी तरीके से सस्टेन करें, न्यूट्रलाइज करें और उसको किसी तरह से मैनेज करें। अच्छा सरवर साहब, अब ये तो चलें ठीक है, ये वाली हमारी बातें हो गई कि हम पहले तो माइंडफुलनेस जो है वो पहले खुद लेके आएँ, अवेयरनेस लेके आएँ, उसके बाद फिर उसी हिसाब से डिसीजंस लें। अच्छा, कुछ दीगर और बेशतर ये भी मसले मसाइल आते हैं कि हम देखते तो हैं इन्वायरमेंट के अंदर कि ये चीज़ बुरा है और हम अपने बच्चे के साथ ये नहीं करेंगे, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो वही चीज़ हम अपने बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट कर रहे होते हैं। तो वही वाली बात है कि एज अ पेरेंट सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स के एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के। अगर कोई पेरेंट अभी आज से इसी वक्त देख रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि आज मैं अपने घर के एनवायरनमेंट को सब सही और सब सुधार दूंगा, तो पहला स्टेप उसका क्या होगा? जी, जैसे कि मैंने भी आपसे बात की ना कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है और एक प्रोसेस होता है। तो अगर आपको एहसास हो गया है कि कुछ तो सही नहीं है जिसको हमें सही करना है और मुझे कुछ चेंज करना है इस चीज़ में, तो थोड़ा एक बड़ी अच्छी जो साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है वो है कि आप चीज़ों को लिख लें। जैसे स्केड्यूल होता है, जब हमने ऐसे ही सोच लिया कि सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा, उस वक्त ये कर लूँगा, तो वो उस तरह नहीं फॉलो हो पाता। लेकिन अगर लिखा हुआ होता है तो 1 बाय 1 आप एक टू डू लिस्ट जब बना लेते हैं तो वो होना शुरू हो जाती है। आप यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट, अगर आप भूल गए तो दोबारा देख सकते हैं, कोई ऐसी जगह पे लगी हुई हो कि आप बार बार आपको रिमाइंडर मिल रहा हो। तो लिखना चीज़ों को ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप अपना जो विजन है आपका, जिस चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप लिख लें अपने पास कि ये मैंने टारगेट बना लिया, मुझे नहीं पता ये कैसे अचीव होगा, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने बच्चे को, मैं घर में जो है वो शोर या लड़ाई या इस तरह कोई भी आपका जो हदफ है वो आपने विजन एक लिख लिया। अब कैसे होगा भाई, लड़ाई तो इसीलिए होती है ना कि लोगों को कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, तो कंट्रोल कैसे आएगा, कोई बटन तो है नहीं। तो इसमें फिर आपको पता चलेगा कि अगर मुझे ये करना है, और तो मुझे एहसास होना शुरू होगा कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा ट्रिगर क्या है, मुझे किस बात पे गुस्सा आता है। तो जब अगर मुझे नमक ज़्यादा होने पे गुस्सा इतना आ जाता है कि मैं प्लेट उठा के फेंक देता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काबू करना है। ये ना नमक का कसूर है, ना ये खाना बनाने वाले का कसूर है। हाँ, हो जाती हैं ये सब चीज़ें, तो नॉर्मल ज़िंदगी का पार्ट है ना। तो लेकिन इस बात के ऊपर मुझे इतना, मेरा ट्रिगर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है कि इससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये एक सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको अपने बारे में, ये आपने एक विजन बनाया, उससे आपको अपना अगला स्टेप पता चलेगा कि मुझे, मेरी अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपको उसके ट्रिगर्स 1 बाय 1 चीज़ें पता लगना शुरू होंगी। यही होती है सेल्फ डिस्कवरी, जो कि हमारे अनकॉन्शियस, जो हमारा पैटर्न है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस में हो सकता है। मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ हो जो आप मुझे बताएं कि आप हमेशा ऐसा करती हैं, मुझे एहसास भी ना हो कि मैं वो करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पैटर्न है और इट्स अनकॉन्शियस। वो अनकॉन्शियस मेरी ज़िंदगी में मेरे बचपन से ट्रेट पैदा है अंदर, और मैं उसको ऐसे करती हूँ कि मुझे एहसास भी नहीं होता। जैसे कि हम पलक झपकते हैं, हमें नहीं पता चलता हमने कब पलकें झपकी। आपको कोई बताएगा आप बहुत तेज़ तेज़ पलकें झपकते हैं, आप ज़्यादा पलकें झपकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। या अगर आपको, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप बहुत हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व किया कि मैं ऐसा करती हूँ। तो ये सब हमारे अंदर जो है वो हमारा पैटर्न होता है, और ये सारा कुछ अनकॉन्शियस है। तो इवन आपका गुस्सा, आपका चीज़ों की तरफ जो रिएक्ट, इवन जो आपने कहा कंपैरिजन भी एक लर्न ट्रेट है। हमने सीख लिया बच्चे को, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हुआ था कि इसके इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों से कज़न्स के साथ जो रिलेशनशिप था वो छीन लिया हमने, क्योंकि एक जो सबसे क्लोज और सबसे एक ऐसा रिलेशन जो मतलब आप समझें स्कूल के फ्रेंड भी छूट गए, दूसरे मुल्क चले गए, कुछ भी हो गया, वो तो वो आपके रिश्तेदार ही रहेंगे ना, तो खून का रिश्ता है। तो हमने क्या किया, मामू का बेटा ये, फूफी का बेटा ये, उससे इतना कंपैरिजन किया कि वो सब ना आपको अपने दुश्मन फील होने लगे। तो बच्चे से वो छीन लिया। अब नेबरहुड में कोई बच्चा है, आपने कहा वो बच्चा देखो उसके मैनर्स कितने अच्छे हैं, उसके मीए कितनी है, वो ये चीज़ कितनी अच्छी खेलता है, उसकी फुटबॉल कितनी अच्छी है, उसको भी आपका दुश्मन बना दिया। फिर क्लास फेलोज, अब पेरेंट्स पहले स्कूल में इन्वॉल्व नहीं होते थे, अब स्कूल में भी पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, सब पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रुप्स पे हैं, अच्छा इसके नंबर कितने हैं, उसके नंबर कितने हैं, फिर बच्चे को। तो सबसे खूबसूरत फ्रेंडशिप्स जो है वो स्कूल में होती थी। आप देखिए वो पेरेंट्स से ना बिल्कुल अलग होती थी, वो आपका अपना वो होता था कि आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है, किससे कम है, बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो आपकी प्योर रिलेशनशिप, उसमें भी अब मिलावट आ गई। तो आपका इतना कंपैरिजन है कि हर बच्चा हर किसी से अपने आप को कंपेयर ही कर रहा है, तो उसकी मीनिंगफुल रिलेशनशिप कैसे बनेगी?
तो सबसे पहले हमें ये चीज़ खत्म करनी है, आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, मुझे अपने बच्चे की भी वेलबींग सोचनी है, आपके बच्चे की भी वेलबींग सोचनी है, क्योंकि वो कम्युनिटी का बच्चा है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि आपके बच्चे के नंबर कम आए, मुझे कंसर्न होनी चाहिए कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं, आप ऐसा करें, मैंने ये किया था, आपको ये फायदा हो जाए, मैं आपको बताऊं। तो ये ना ट्राइब कल्चर हमें क्रिएट करने की जरूरत है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली होते होते ना बहुत ही दूर चले गए, तो हमें वापस ट्राइब कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर मुझे कोई चीज़ पता चलती है या मुझे कोई अच्छी बात पता है, तो मैं उसको शेयर करूँ, दूसरे लोगों को बताऊं। अगर मुझे लगे कि किसी का बच्चा जो है बुली हो रहा है, तो मैं इंटरवेंशन करूं। या अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि दूसरे बच्चे को, या मैं अपने बच्चे, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे, तो मैं अपने बच्चे को उसकी हेल्प करूं। ये ना बोलूं बेटा उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करते रहो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आप ये हेल्दी बाउंड्रीज और प्लस ट्राइब कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है। हमें इन चीज़ों से खुद उठना है पहले। मैं ये कहती हूँ ना, बच्चे को आप क्या बताएंगे कि कंपैरिजन ना करो और कम्पीट ना करो और किसी को धक्का मत दो और नहीं मारो। तो सबसे पहले तो हम खुद ही ये करें ना। आप बच्चे को भी बताते हैं कि तुम गोल नहीं करोगे तो वो आगे निकल जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये तो वो तो उसको धक्का मार के गिरा के गोल करेगा। तो ये आपने उसके जहन में ब्रीड कर दी ये चीज़। क्योंकि आज अगर आपका बच्चा गोल करता है और सिलेक्ट हो जाता है, तो इसी तरह दूसरा आप उसको सेलिब्रेट करें। अगर वो आज वो सिलेक्ट हो गया, तो आप उसको सेलिब्रेट करें एंड एंजॉय उसके घर पे। मतलब अपने बच्चे को भी सिखाएं, दैट इज द स्पोर्ट्समैनशिप कि आप, क्योंकि पूरी आगे जिंदगी में जाके ये बिहेवियर काम नहीं आएगा। अप्स एंड डाउन्स तो होना है, बिल्कुल। तो ये वो जितनी जल्दी जिंदगी में सीख ले कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें बच्चे को खुद ब्रीड केयर करनी है ये चीज़, और सबसे पहले खुद इससे उठना है। तो ये ट्राइब कल्चर आई थिंक जिस तरह से मोहल्ले के अंदर होती थी पहले भी सारी चीज़ें। अच्छा, एक और भी बात है, वो ये है कि हम लोग जो है वो गिल्ट में बहुत जल्दी चले जाते हैं। अब वही वाली बात आ गई जिस तरह से आपने कहा ना, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में ये भी हो गया कि जी अगर किसी के मार्क्स कम आ गए तो बच्चा तो खुद कंपेयर हो ही रहा है, बट एज वालिदैन हम भी जो है वो गिल्ट में चले जाते हैं। गिल्ट में ये नहीं जाते कि हमने कुछ ना कुछ किया हुआ, गिल्ट में ये जाते हैं कि इसके साथ ये क्यों हो रहा है, या फिर ये ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, या ट्यूशन के अंदर फोकस नहीं कर रहा, या टीचर नहीं सिखा रही, या वो स्कूल नहीं सिखा रहा। तो हम गिल्ट से भी किस तरह से बाहर आ सकते हैं, ज़रा इसके बारे में भी। जी बिल्कुल, गिल्ट के साथ में शेम भी ऐड कर दूंगी। ये दोनों चीज़ें होती हैं। असल में देखिए होता क्या है ना कि हमने अपने बच्चे को ना अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। जो जब हमारा बच्चा फर्स्ट आता है ना, तो हम जो है ना बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरा, मतलब उसको डिस्प्ले करते हैं उस चीज़ को। तो जाहिर है जब आप ये इतना ज़्यादा गुरूर करेंगे किसी चीज़ पे, तो जब वो नहीं होगी तो गिल्ट और फियर भी आपको और शेम भी आपको फील होगा। तो बच्चे से हम इतने कॉन्फ्लुएंस हो गए, यानी हमारे ये एक इमोशनली हमारा वो अम्बिलाइकल कॉर्ड ना अभी तक लगी हुई है, जो यानी आप समझें एक ट्रांसपेरेंट, वहाँ तो कट गई फिजिकल वाली, लेकिन वो वाली अभी तक लगी हुई है कि हमने ये कर लिया है कि जब मेरा बच्चा अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये मेरी नाक कट जाएगी। ऐसा ही। तो ये जो हमने एसोसिएशन बनाई हुई है ना, अगर आप अपने प्रोफेशन में कामयाब है, आपने बड़ा अच्छी अचीवमेंट्स की, आप कहीं गए लेकिन आपके बच्चे के मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या होगा? अब आपको लगेगा वो लोगों से नजरें चुराऊं, किसी को दिखाऊं नहीं, किसी को बताऊं नहीं। तो ये चीज़ हमें ना, ये इससे हमें उठने, मैं आपको ये सब कुछ सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ प्रोसेसिंग का इसमें जो है सारा पार्ट है कि आपकी जो अटैचमेंट, जो आपकी जो फीलिंग जो है वो उससे अटैच हुई हुई है, वही आपकी ट्रिगर होगी जिस वक्त ये प्रॉब्लम्स होंगे। अगर बच्चे के ना मैथ्स में नंबर कम आए हैं तो उसको अभी ट्यूशन की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प करेंगे वो अगले साल सही हो जाएगा। मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि उसकी, मतलब ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपने उसको अपने इमोशन से कनेक्ट कर दिया, आपने उससे गिल्ट और शेम को कनेक्ट कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? उसके कान खींचेंगे, उसको डांटेंगे, उसको ताने देंगे, बोलते रहेंगे, वो और मैथ्स में ख़राब हो जाएगा। फिर क्या करेगा? वो मैथ्स पढ़ना छोड़ देगा, वो आगे जाके मैथ्स का कोई सब्जेक्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मेरे अपने बेटे ने ओ लेवल्स के टाइम पे आके मुझे कहा कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। तो मैंने, क्योंकि कोविड के टाइम पे उनकी 2 साल की होम स्कूलिंग की थी, तो कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे हो गई थी, स्पेशली उर्दू, इस्लामिक, पाकिस्तान स्टडीज़, क्योंकि उसमें नहीं था वो जो हम जहाँ पे फॉलो कर रहे थे, वो एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म था, तो उसमें ये सब्जेक्ट थे ही नहीं, तो उसमें भी वो फिर स्ट्रगल कर रहे थे। फिर मैथ्स का कभी होता है कोई टीचर अच्छा नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही होती है, उससे बच्चा भागता है। तो मैंने अपने बेटे को ये समझाया कि देखो, मैथ्स जो है ना एक लाइफ स्किल है। मैथ्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इसमें PhD करना है। अगर आप आगे फाइनेंस पढ़ोगे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना, बिजनेस में जाओगे, कुछ भी पढ़ोगे, आपको मैथ्स काम आएगी। तो एज अ लाइफ स्किल आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे तो मुश्किल लगती है, मेरे इसमें नंबर कम आएंगे, मेरा रिजल्ट ख़राब होगा, फिर आप मुझे बोलेंगी। तो मैंने कहा देखो आप ना, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख सकते या आपका जहन कम है, कोई ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एक बैरियर है, उसको आपने क्रॉस करना है। तो आप इसमें ज़्यादा, अगर इसमें आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इसमें 6th क्लास की बुक निकालो, वहाँ से दोबारा पढ़ना शुरू करो, कहीं गैप होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको मैथ्स आसान लगेगी। नाइस।
तो उसने वाकई वो मैं तो उसके टीचर को भी बहुत इस पे अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने भी उसके साथ बहुत मेहनत की और उसने किया। आपने विद इन मंथ्स, अच्छा हम चाहेंगे ओवरनाइट हो जाए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। आपको 3 महीने 6 महीने को टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि इतना आपने अब माइंड में एक चीज़ डाल दी, अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस पर काम करेगा तो 3 महीने बाद रिपोर्ट मांगे। तो अब उसकी मैथ्स ऐसी है कि वो कहता है कि मैं मैथ्स तो मैं कर ही लूंगा, बाकी सब्जेक्ट से तैयारी करता हूँ। तो क्योंकि जब वो मैंने कहा उसके बाद आपको मैथ्स छोड़नी है ना, आप शौक से छोड़ देना, कोई और सब्जेक्ट कर लेना, लेकिन डर के किसी चीज़ को मत छोड़ो। तो एक जब आप एक टीनेजर से बात करते हैं ना, तो आपको उसको एक चैलेंज देना होता है कि भाई तुम डर के छोड़ दोगे मैथ्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने इसको ओवरकम करना है, उसके बाद छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो अब जो है वो ही इज ओके विद मैथ्स। तो ये हमें बच्चे को गाइड करना है कि हम अगर इसको अपना वो बना लेना, मैं तो मैथ्स में 100 मार्क्स लाती थी, तुम लोग कैसे नालायक हो, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, तो अगर ये शेम और गिल्ट आपको कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, आप अपने बच्चे की कभी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो ये इससे हमें उठना है, ये कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ना और आपको अनकंफर्टेबल फील हो, अपने ऊपर काम शुरू करना है, फिर आप बच्चे की हेल्प कर सकेंगे। प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है उसके लेंस से। अच्छा सर साहब, अगर लेंस से भी हम बात करें तो फिर वही वाली बात होती है कि जिस तरह से भी आपने कहा है टीनेज को इस तरह से हमने केटर करना है। तो आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनके मसले मसाइल बहुत मुख्तलिफ है जो हमारे मसले मसाइल थे एज टीनेजर्स। हमारे ज़माने के अंदर ऑब्वियसली ये डिजिटल मीडिया इतना नहीं था आम, अगर था भी तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेजेस के अंदर था। अब जो है वो सोशल मीडिया बहुत आगे हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, इसके अंदर इवन स्कूल्स के अंदर जो है वो फेसबुक और तमाम चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। अच्छा, ये तो हो गई वालिदैन के बारे में बातें। ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो भी वालिदैन हैं और वो भी दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे सवाल यही है बुनियादिन कि हम एज स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हम उनको भी किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने हमारे जो बच्चे जो वहाँ पे पल रहे हैं, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग हो, वो मेंटली स्ट्रांग हो। एकेडमिक्स के अंदर तो वो स्ट्रांग हो ही रहे होंगे, वो सिखा ही रहे हैं और अपने अच्छे तरीके से सिखा रहे होंगे, उनका करिकुलम जितना भी अच्छा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इमोशनली जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है तमाम इंस्टीट्यूशंस जितने भी एजुकेशन के। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो है ना लाजिम और मलजूम जिसको कहते हैं ना कि ज़रूरी साथ साथ चलते हैं। सिर्फ पेरेंट या सिर्फ टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक ट्रायंगल है। तो बच्चे की जो वेलफेयर है ना वो पेरेंट और टीचर दोनों ने मिलकर देखनी है, क्योंकि आधा दिन बच्चा पेरेंट्स के पास होता है और आधा दिन टीचर के पास होता है, और जो बहुत एक फॉर्मेटिव पार्ट होता है ज़िंदगी का वो टीचर के पास होता है। तो टीचर की कई बार नहीं, टीचर जो है ना इस एज में बच्चे का मेंटोर भी बन सकता है और वो अब सिलेबस पढ़ा के जा भी सकता है। तो ये जाहिर है अब थोड़ा सा इसमें डिलेमा ये है कि एक तो पेरेंट्स, अब देखें पहले क्या होता था, थोड़ा सा पहले और इसका कंपैरिजन करें तो वो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। पहले जो है ना फादर बाहर काम करते थे, मदर घर में होती थी, मेजॉरिटी घरों में ऐसे ही था, तो मदर अवेलेबल थी, तो एक सेफ हेवन बच्चे के पास होता था। बच्चे माँ से बात कर लेते थे, बाप ना भी हो तो एटलीस्ट कोई एक बात करने वाला होता था। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो दादी चचा किसी ना किसी से उनकी अटैचमेंट होती थी, तो ये थोड़ा सा उस वक्त इनके पास ये ऑप्शन था। फिर प्लस उनकी जो दीनी तरबियत, तो ये वो सब चीज़ें घर में ही हो रही होती थी। फिर जब वो टीचर के पास जाता था तो टीचर जो है ना वो टेक अपॉन देम सेल्व्स के सिलेबस तो पढ़ाना है, इसको आगे भी बढ़ाना है, इसकी तरक्की करानी है, और साथ अगर ये किसी गलत काम में तो कान पकड़ने हैं, समझाना है, काउंसलिंग करनी है, ये भी टीचर करता था। हालांकि वो उसकी कोई जेडी का पार्ट नहीं होता था, लेकिन टीचर जो पैशनेट टीचर होता था ना, वो बच्चे के लिए, उसकी बच्चे की जो वेलफेयर होती थी उसका सोचता था। अब ये चीज़ें ना चेंज होती जा रही हैं। घर में क्या हुआ, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। जो एक आपका सबसे ज़्यादा वेल विशर इंसान है, जो आपको सबसे अच्छा मशवरा दे सकता है, आपको गले लगा सकता है, वो हर वक्त मौजूद नहीं होता। बिल्कुल जाहिर है उसमें कोई ना कोई बच्चे की अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं पेरेंट्स, उसी की बेहतरी, उसी को अच्छे स्कूल अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है। दूसरा, टीचर्स का क्या हुआ है, ऐसा ऐसा जो डेवलपमेंट हो रही है ना, उसमें टीचर ये कह रहा है कि मेरा काम जो है ना, वो टीचर को जेडी मिल गई है कि आपका काम है सिलेबस पढ़ाना। तो आपने जब सिलेबस पढ़ाया, आप सिलेबस अचीव कराएं, रिजल्ट अचीव कराएं, बस ये आपका काम है। अब ये नहीं बाकी चीज़ों में आप इंटरफेयर ना करें। तो ये स्कूल ने भी कह दिया, पेरेंट भी कह रहा है आप हर चीज़ में ना इंटरफेयर करें। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मेरे बच्चे का टीचर जो है वो क्रिश्चियन था या दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखता था, तो अब मुझे हुआ कहीं वो इसको ये ना सिखा दें, वो ना सिखा दें, तो क्या हो गया, पेरेंट्स ने वो बंद कर दिया वो रास्ता। हालांकि कम्युनिकेशन हमेशा खुली रहनी चाहिए, हर तरह की बात जो है ना वो पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए इंसान को। आप कब तक दूर रखेंगे पर्सपेक्टिव से? तो अब क्या हुआ कि इस तरह से सब लोग जो है ना अपने अपने बॉक्सेस में चले गए। उसकी वजह से बच्चे की और रिप्लेसमेंट क्या मिली है बच्चे को, स्क्रीन। तो अब स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन में है कंज्यूमरिज्म, वो उसका कस्टमर है वो बच्चा,
वो उसकी वेलफेयर थोड़ी चाहता है। वो कह रहे हैं आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे ये गेम को फ्री डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें पैसे देके उसमें गोल्ड कॉइन्स खरीदो और लाइव खरीदो, ये करो। तो वो उसको इंगेज रखता है कि आप अपने पेरेंट्स का कार्ड डाल के इसमें से, अब आप पहले उसको हुक किया, पहले उसको एडिक्ट किया, अब वो कहते हैं अब आप इसको अपग्रेड करने के लिए ये सारी चीज़ें करें, तो वो आप अपनी जो है वो पेमेंट भी यहाँ पे करें। तो वो उसका कस्टमर है। देखिए कस्टमर की वेल विशर होना एक अलग बात होती है और बच्चे का वेल विशर होना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पे हमें ये जो लाइन है ना, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि आपने सिर्फ क्वालिटी टाइम कह के ये काम नहीं चलेगा। तो हमें फिर यहाँ पे अगर आपके कहीं पे भी गैप आ रहा है, माँ नहीं दे पा रही टाइम, तो आपकी कम्युनिकेटेड होना चाहिए कि फादर देगा। फादर नहीं दे पा रहा तो आप जॉइंट फैमिली को रीइंट्रोड्यूस करें अपनी। आप पहले जैसे अलग हुए थे वैसे आप रीइंट्रोड्यूस करें। जब जॉइंट फैमिली में मसले थे तो आप न्यूक्लियर हो गए थे ना, अब न्यूक्लियर में मसला आ रहा है तो आप सोल्यूशन ढूंढने बिल्कुल, क्योंकि देखिए खून के रिश्ते तो वही हैं। फिर टीचर्स हैं, आप देखिए मेरे बच्चे जो है मेरे पास आए टीनेजर्स हैं, अब ज़ाहिर है उनको हर चीज़ में मसले होते हैं, तो आप एक फेज गुजार के आते हैं ना कि अच्छा चलो ये तो निकल गया, फिर एक नए यूनिक मसले खड़े हो जाते हैं। तो संडे को आए दोनों कि भी हमारे मैथ्स के टीचर ने संडे को क्लास रखी है, तो मैंने कहा कि फिर क्या मसला है, जाओ। तो कह रहे नहीं संडे तो हमारा फ्री डे है, संडे तो हम आराम करेंगे और हम खेलेंगे, और हम क्यों बुला लिया सर ने, और बहुत बहुत नाराज़ ना। तो दोनों आप भी फ़ोन करें सर को और ना उनसे बात करें और हमें आज क्लास नहीं लेनी। मैंने कहा अच्छा मेरे फ़ोन लेकर आओ। तो मैंने कहा अभी तो मैं फ़ोन करूँगी तुम्हारे सर को और मैं उनको सल्यूट करूँगी। तो दोनों कह रहे ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा ना मेरे पास कोई बिल आया, ना उन्होंने कहा संडे की क्लास के पैसे भरें, ना उन्होंने कोई मुझे ऐसी डिमांड रखी। आजकल भाई तो बड़ा कमर्शियल हो गया सब कुछ। तो मैंने कहा वो अपने बच्चों का टाइम, अपनी फैमिली का टाइम, अपनी नींद का टाइम छोड़ के, वो भी तो पिकनिक पे जा सकते थे, आराम कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के तुम्हें पढ़ने के लिए बुलाया है, तो पूरी क्लास को बुलाया है। तो दोनों ना स्टन हो गया, आप समझे कि अब ये चीज़ ना हमें बतानी है। अब मैं उनके कहने पे करूँ, टीचर को कॉल करूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने क्लास रखी, मेरे बच्चों के आराम करने का दिन है। तो टीचर को क्या है, वो कौन सा आपसे कोई फायदा उठा रहे थे, वो तो एक पैशन से पढ़ा रहे थे ना कि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो आप अगर उसको चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपने अपने बच्चे को भी यही सिखा दिया कि टीचर इज लोअर, टीचर का मकाम नहीं है, तो आप फिर वो भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी रिवाइवल जो है ना हम सबको मिलके करना है, वही उस्ताद की इज्जत हमें बहुत करना ज़रूरी है। अच्छा ये वाली बात भी आती है कि आजकल का दौर है और 2026 के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि आजकल की जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो वेपिंग के अंदर बहुत मशगूल हो गई है। पहले का दौर था जिस तरह से अभी आपने कहा था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए थे, मसले मसाइल थे, जब भी वो जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हो गए थे। अब जो है वो ये सिचुएशन चल रही है कि वेपिंग जो है वो वालिदैन के सामने की जा रही है, वेपिंग जो है वो बच्चों के सामने की जा रही है, वेपिंग जो है वो भाइयों के बहनों के सामने की जा रही है, क्योंकि वो कूल समझा जाता है लोगों को, और वही समझा जाता है ठीक है ये तो फ्लेवर ही है। तो इसके बारे में आप क्या समझती हैं कि हमें इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, बहुत तरीके से ये डैमेज होगा, इसकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं बहुत जल्द। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी कहा ना कि होता क्या है कि हम जब जाहिर है वो आपका बच्चा उसका कस्टमर है, तो कस्टमर को तो आप अगर एक चीज़ है उसमें एक अच्छाई होगी, दो बुराइयां होंगी, तो आप अच्छाई को ही हाईलाइट करेंगे ना। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट। तो बच्चे को ये बता दिया गया, पेरेंट को भी ये बता दिया गया, तो पेरेंट ने कहा कि मेरा बच्चा सिगरेट पिए, इससे अच्छा ये पी ले। जब उसने ये बिलीव कर लिया तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो इस तरह ये चीज़ बढ़ती गई, बल्कि पेरेंट्स ने खुद बच्चों को लाके दे दिया कि वो सिगरेट पीने के बजाय बेटा ये पी लो। तो क्योंकि आपको मार्केट कर दिया गया वो। अब बात ये कि क्योंकि हम वही रिसर्च नहीं करते, हम देखते नहीं हैं, और जब तक रिसर्च आती है ना, देखें पहले 5 साल रिसर्च होगी, फिर उसकी रिपोर्ट छपेगी, ग्लोबल नॉर्थ में आम होगी, फिर ग्लोबल साउथ में आएगी, फिर हम तक पहुंचेगी हमारे हाथों तक, तब तक एक जनरेशन, देखिए 14 साल बाद ना नई जनरेशन आ जाती है। अभी जेन जी के मसले हमसे हल हुए नहीं, जेन अल्फा खड़ी हुई हमारे सामने, तो वो आ गए, अब टीनेज में आने के लिए तैयार हैं। तो द थिंग इज कि हम जब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम 14 साल इंतजार करेंगे कि एक जनरेशन तबाह हो जाए, उसके बाद हम कुछ करें, तो वो उस रिजेंटमेंट के साथ बड़े होंगे कि आपने ही तो दिया था। बच्चे को कितनी देर लगती है आप देखें ये बात कहते हुए, फौरन पेरेंट के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं ना, और फिर पेरेंट कहता है मैंने तो तुमने मांगा था इसलिए किया था, मैंने तो सब कुछ दिया फिर भी वही बुरा हो गया। तो ये चीज़ ना हमें सोच समझ के करनी है, कहीं रुकना, जो हेल्दी बाउंड्री, पेरेंट जो है ना, देखिए ना आप अथॉरिटेरियन हो जाए कि कान पकड़ के सारे काम करवाएं और हर वक्त ऑर्डर जमाते रहें, ना आप इतने लिबरल हो जाएं कि बस उसने कहा नहीं और जो है आपने फरमाइश पूरी कर दी।
तो आपको एक असर्टिव पेरेंट बनना है। ओके। आपको एक ऐसे लेवल पे आना है कि सोचने समझने वाले, आप एक समझदार इंसान है। बच्चा शुड लुक अप टू यू कि मेरा पेरेंट ये कह रहा है ना, तो कितनी अच्छी उन्होंने लॉजिक के साथ मुझे रीज़न बताई कि मुझे हाँ या ना करना, उसको एक्सेप्ट करना कितना ईजी हो गया। सही। जब बच्चा कुछ आके कहता है ना मुझे वे पी रखे, नहीं आप नहीं पियेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया। अब क्या होगा? आपने नहीं दिया, किसी और से जाके ले लेगा, फ्रेंड से ले लेगा, और वो छुपा के यूज़ कर लेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? लिबरल पेरेंट का क्या हुआ? अच्छा बेटा आपको आपके सिर्फ फ्रेंड सिगरेट पीते, कोई बात, सिगरेट तो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा करें आप वेप ले लें। तो आपने क्या किया? अच्छे बनने के लिए उसको किसी तरह से अग्रीएबल होने के लिए आपने उसको दे दी चीज़। तो ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली नुकसान देंगी। अगर आप ये बोलते कि अच्छा ये आजकल ट्रेंडिंग है चीज़, अच्छा मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, आओ कुछ रिसर्च करते, एक डॉक्यूमेंट्री लगा लें आप, साथ बैठ के देखें। आपने उसको शन भी नहीं किया था और ना ही आपने बिल्कुल सबमिट कर दिया था उसके सामने। आप कहें अच्छा आओ देखते हैं क्या चीज़ है। आप एक डॉक्यूमेंट्री देखें, 2 देखें, थोड़ा सा पढ़ भी लें, साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स करें, थोड़े सवाल करें, आप यकीन करें आपको ना करनी ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो जो है वो एडवोकेट करेगा कि ये ना करें आप। वो खुद ही कहेगा ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब मैं खुद भी नहीं करूंगा और अपने फ्रेंड्स को भी मना करूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो द थिंग इज कि बच्चे इतने स्मार्ट हैं, जेन ज़ी इतने स्मार्ट हैं, इनके पास जो ये कर सकते हैं ना, हम शायद मरते दम तक भी उतनी टेक नहीं सीख पाएंगे जितनी ये कर लेते हैं। तो बात ये है कि जो स्किल है ना इंसान के पास और जो उसका टैलेंट है, जो उसको उसके ज़माने के हिसाब से जो चीज़ मिली है, अब हमें नहीं आ रहा कि उनको उसको सेट कैसे करके दें कि इस स्किल से आपको करना क्या है। हम उनको काम नहीं करने दे रहे कि पढ़ते रहो, हालांकि पढ़ना क्यों है? काम करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मिल के बैठ के बात करने की ज़रूरत है। कुछ आप मुझे सिखा देंगे, कुछ मैं आपको सिखा दूंगी, इससे हम सब जो है ना वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि जेन ज़ी से अच्छे से डील कर। ठीक ठीक। सरवर साहिबा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया। आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो लाइव कर रही होती हैं, वो आप ऑब्वियसली पूरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब मैं देख रहा होता कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आप पेरेंटिंग को सिखा रही होती, पेरेंटिंग के नए स्टाइल्स दे रही होती हैं, टूल्स एंड ट्रिक्स सिखा रही होती हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड। आज हमने ये सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और आप जाके देखें, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमारे जेन ज़ी के साथ आप प्रॉपर तरीके से बैठ के वो डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपको कोई चीज़ ये लग रही है कि वो चीज़ गलत है तो आप इस तरह से नहीं करें कि शटअप कॉल दे दिया, आप उसको प्रॉपरली तरीके से बैठाएं, उसकी ज़बान में, उसके लेंस से देखें, और उसके साथ बैठ के प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्री देखें और टाइम निकालें, इन्वेस्ट करें टाइम को। जिस तरह से सरवर साहब ने बताया कि टू डू लिस्ट निकालें, उसके अंदर आप लिखें जो आप सोचे जा रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें आप लिखें, और जब लिखेंगे आपके सामने होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिमाइंडर रहेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा, और आप वो करेंगे तो आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं एक ब्रिज बन के पेरेंटिंग ऑनलाइन के साथ। इसी चैनल पे 2 बजे कल लाइव होंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।